रखा जाता है? माथा पर। मास कहाँ रखेंगे? पैर में नहीं ना बांध के चलिएगा, कहाँ रखिएगा? सिर के ऊपर। वजन जो है सिर के ऊपर, तो मास कहाँ रहेगा? 23 माथा पर रहेगा। और पैर में कितना नंबर का चप्पल पहनते हैं, तो नंबर जो है वो कहाँ पर रहेगा? पैर में। तो नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर में एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये जो एटॉमिक नंबर है, अब आपसे पूछा जाए कि ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो यह यदि सोडियम है तो सोडियम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की कुल संख्या है वह उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन विद इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। क्लियर है? तो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यानी आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो Z इज इक्वल टू P। ठीक है, एटॉमिक नंबर बराबर क्या? प्रोटॉन की कुल संख्या। ठीक है, और एक और बात आप कह सकते हो, P इज इक्वल टू E, यानी जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। आई बात समझ में? अब यहां पर यदि हम कहे आपसे कि बताइए कैल्शियम 20-40, ठीक है, एक प्रश्न यदि आपसे हम पूछे कि बताइए कैल्शियम है कितना? 20-40, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, ठीक है, यह तीनों आपको बताना है। 3, तो देखो इलेक्ट्रॉन कितना? 20, प्रोटॉन कितना? न्यूट्रॉन कितना? एटॉमिक नंबर कितना? एटॉमिक नंबर कितना? 20, और एटॉमिक मास 40। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन केवल आप कैल्शियम को देख करके बता दीजिएगा कि किसमें क्या क्या कितना कितना है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर बराबर Z, यानी सीधे एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसको लिखवाएंगे, अभी घबराइए मत, तीनों क्या होगा? बराबर होगा। यानी अब आपसे अगर एक और प्रश्न पूछा जाए कि यह जो परमाणु है सोडियम का, इस सोडियम के परमाणु का मास किसके कारण है, तो क्या कहिएगा? उसके प्रोटॉन के कारण है। मास किसके कारण है? प्रोटॉन के कारण है, इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं है। भले ही इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, फिर भी अगर मास पूछा जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, मास ऑफ एटम ये कहेंगे, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा। इसके बाद आता है, अब ये देखिए अलग अलग है, एग्जाम्पल एक एक करके लिखवा रहे हैं। जैसे सोडियम है, तो सोडियम का 11, 23 हो गया, तो एटॉमिक नंबर कितना? 11, प्रोटॉन कितना? 11, इलेक्ट्रॉन कितना? 11। पोटेशियम है 19, 39, तो सब 19 हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन इसमें नहीं निकाला गया, न्यूट्रॉन आगे मिलेगा। फिर आपका है Au 79, 196, तो 79 हो जाता है। उसके बाद आता है क्या? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है? तो नंबर ऑफ, एटॉमिक मास किसको कहिएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एटॉमिक मास। तो सिंपल सा है, नंबर तो कम ही रहता है ना, ऐसा समझना। इंसान का जो वजन है वो ज्यादा होगा। अब पैर में चप्पल, क्योंकि 10 नंबर से ज्यादा तो बड़ा चप्पल कोई पहनता नहीं होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं हुआ किसी का वजन 10 किलो हो, वजन हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ज्यादा आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? कई सारी चीजों को जोड़ना पड़ेगा। तो मास निकालना है तो किसको किसको जोड़ दोगे? प्रोटॉन को जोड़ दोगे और न्यूट्रॉन को जोड़ दोगे। और नंबर निकालना है तो केवल क्या होगा? प्रोटॉन होगा। याद रहेगा। तो मास यदि आपको निकालना है, एटॉमिक मास, तो क्या कहोगे? एटॉमिक मास बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, इन दोनों को जोड़ दिया गया तो क्या निकल गया? एटॉमिक मास निकल गया। टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब प्रश्न आता है कि न्यूट्रॉन की संख्या आप कैसे निकालेंगे? तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करा जाता है? न्यूट्रॉन बराबर एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास मतलब A और एटॉमिक नंबर मतलब P। तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को या प्रोटॉन को घटा देंगे तो क्या निकल जाता है? न्यूट्रॉन निकल जाता है। एग्जाम्पल के रूप में लिखा गया है एल्युमिनियम 1326। ठीक है, और इसमें न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या किया गया है? 26 माइनस 13, तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या 13 हो जाती है। मास में से नंबर घटा देंगे तो न्यूट्रॉन निकल करके आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो यहां पर पहुंचते हैं, पहले ये आप लिख लीजिए। एटॉमिक नंबर, इंग्लिश वाले सेम छापते चले, हिंदी वाले के लिए बोल रहे हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर में लिखिएगा, इसकी खोज मोसले ने की थी।
इसकी खोज मोसले ने की थी। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इसे जेड से दर्शाते हैं, इसे जेड से दर्शाते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की कुल संख्या, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की कुल संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु क्रमांक कहलाती है। और लास्ट में ये लिख लीजिएगा, एटॉमिक नंबर जेड, ये जो भी पीले रंग में है उसको लिख लीजिए। आगे बढ़ें। चलिए एग्जाम्पल में छाप लो फटाफट तीनों, या आपको जो मन करे लिख लो एग्जाम्पल, आप अपने स्वेच्छा से। आपको पीरियोडिक टेबल मिनिमम 30 तक याद करना पड़ेगा। 30 तक तो याद रहना ही चाहिए सभी को। 30 तक याद कर लीजिए। उसके बाद जो पॉपुलर है, जैसे सोना का, चांदी का, पोलेनियम का, ये सब पॉपुलर है, इसका 2-4-10 को याद कर लेना है। लिख लिए? लिख लीजिए तो बता दिया करिए, लिख लिए हैं। चलिए एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, इसमें डैश देकर के लिखिएगा। परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में मौजूद, परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या, की कुल संख्या परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। हो गया? लिख लीजिएगा, एटॉमिक मास बराबर n+p या z भी कह सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक। A बराबर n+p लिख लीजिए, A बराबर n+p। n क्या है? न्यूट्रॉन। p क्या है? प्रोटॉन। और उसके आगे लिखिएगा, टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हिंदी वाले लोग लिखेंगे न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए। हो गया? और ये वाला लाइन लिख लीजिए, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए n बराबर a-p,
n बराबर a माइनस पी, गलत है क्या? ठीक है ठीक है, z हो जाएगा, ठीक है वो भी हो जाएगा। चलिए हो गया। अब एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा एल्युमिनियम 1326, एग्जाम्पल में एल्युमिनियम 1326, एल्युमिनियम 1326। हो गया। तो कितना हो जाएगा, सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब जोड़ दीजिए, कितना होगा, सबका 13 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर सब 13। आगे बढ़े। इसके बाद देखिए क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो समझिएगा इसको, देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं। जो वर्ड आइसो है, इस आइसो का मतलब होता है समान, एक जैसा, ठीक है, समान। और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, आइसो मतलब समान और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन। अब पीरियोडिक टेबल में आपके लगभग 118 एलिमेंट है, लगभग क्या है ही। तो पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट है उसमें से कई सारे एलिमेंट ऐसे दिखते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या एक बराबर होती है, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक बराबर होता है। तो उसे आप क्या कहिएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहिएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे आपके चेहरा जैसा व्यक्ति कोई दिख जाए तो कहिए चचेरा है हमारा, चचेरा कहिएगा, जुड़वा, क्या कहिएगा, जुड़वा है हमारा, मान चेहरा मिल गया। तो वैसे एलिमेंट जिस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या एक बराबर हो जाती है वे सब एक दूसरे के क्या है, जुड़वा है, ठीक है। तो आइसो का मतलब क्या हो जाएगा, समान, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो ये वैसे एलिमेंट होते हैं जिन पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, इक्वल हो। बढ़िया से समझिएगा। पहला एग्जाम्पल इसमें सोडियम का ही लिया गया है, ठीक है। तो सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो क्या हम इस 11 को 2, 8 और 1 लिख सकते हैं? तो आप क्या कहिएगा, सर एक इलेक्ट्रॉन के चलते ही सोडियम छटपटा रहा है ना, अनस्टेबल है। तो क्या यह अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगा? तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू का है। तो एक प्लस साइन दे देने का मतलब क्या हो जाएगा, 11 माइनस 1, तो कितना हो गया, 10। यानी सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 10। दूसरा है क्या आपके पास, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। तो इस 12 को लिख सकते हैं 2, 8 और 2। तो मैग्नीशियम पर क्या गो प्लस का साइन, 2 गो। तो क्या लिख सकते हो आप, 12 माइनस 2, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 10। एल्युमिनियम है, एटॉमिक नंबर 13। तो इसको लिख सकते हैं 2, 8 और 3। तो क्या गो प्लस का साइन, 3 गो प्लस का साइन, मतलब ये डोनेट करेगा। तो 13 माइनस 3 कितना, 10। तो इन तीनों को आप क्या कहिएगा कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, कहिएगा ना। ये सभी एक दूसरे के क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो वैसे तत्व जिन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। लिख लीजिए इसको। हिंदी वाले सम इलेक्ट्रॉनिक भी लिख सकते हैं, या आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही लिखिए, यही वर्ड ज्यादा यूज होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसमें डैश दे करके लिखिएगा, वैसे तत्व जिन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। एग्जाम्पल में जितना लिखा हुआ है फटाफट लिख लीजिए, सब लिख लीजिएगा। पहला एग्जाम्पल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यहाँ साइन उल्टा हो गया, प्लस हो जाएगा।
लिख लिया ना सभी लोग? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स को क्या कहा जाता है? समस्थानिक। ठीक है, अब इसको देखिए समस्थानिक क्या है। देखिए, द एलिमेंट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सेम एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोटोप्स। ठीक है, हिंदी में क्या कहा जाता है? समस्थानिक। तो समस्थानिक वैसे एलिमेंट होते हैं जिन पर एटॉमिक नंबर क्या होता है? डिफरेंट। यानी ये जो नंबर है ना, एटॉमिक नंबर, यह क्या होगा? अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। हो हाँ हाँ सही बोल रहे हो। यहाँ क्या हो जाएगा? सेम, और यहाँ क्या हो जाएगा? डिफरेंट। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम, और डिफरेंट क्या होगा? एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा? समस्थानिक, आइसोटोप्स। तो पहला एग्जाम्पल है किसका? प्रोटियम का, दूसरा है ड्यूटेरियम, और तीसरा ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन का यह तीनों क्या कहलाएगा? आइसोटोप्स कहलाएगा। ठीक है, तो आइसोटोप्स का मतलब क्या? एटॉमिक नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? सेम, और एटॉमिक मास डिफरेंट। एग्जाम्पल के रूप में और भी होगा इसमें, पहले हाइड्रोजन का हो गया। मैक्सिमम आइसोटोप्स किसका होता है? पोलोनियम का। कितना आइसोटोप्स है इसका? 27 आइसोटोप्स पोलोनियम का टोटल होता है। हाँ, सबका है। तो हाइड्रोजन का कितना आइसोटोप्स? 3। पहला H11 प्रोटियम इसको बोलते हैं, दूसरा H12, तो एटॉमिक मास इसका 2 हो जाएगा। ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम से ही बनता है कौन सा जल? भारी जल, डाइट्रस ऑक्साइड, जिसको D2O बोलते हैं। ठीक है, तो वो ड्यूटेरियम का ही बनता है। ट्राइटियम हो जाएगा H13, इस ये हो गया। तो सब पर एटॉमिक ये देखिएगा आप, तो कितना है? 1, 2 और 3। तो सबका मास क्या है? डिफरेंट, और सबका नंबर क्या है? सेम है। यूरेनियम का 2 आइसोटोप्स है, एक है 235 और एक है 238। ठीक है, अब आइसोटोप्स के आधार पर कई जगह इलाज उपचार में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आयोडीन 131 का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं? घेंघा रोग के उपचार में। किसमें? इसमें आप घटा करके बताइएगा, उसके आइसोटोप्स में है। हाइड्रोजन के मूल कण में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। यूरेनियम कितना? 235 और 238। तो कितना है इसका? दोनों का 92 एटॉमिक नंबर सेम है। उसके बाद है कार्बन का 2 आइसोटोप्स है, कार्बन 12 और 14। ठीक है, ये तीनों लिख लीजिए एग्जाम्पल। हिंदी वाले लोग लिखिएगा। यहां सेम कर लीजिएगा। हिंदी वाले लोग लिखिएगा, वैसे तत्व जिन पर समान परमाणु क्रमांक होता है, वैसे तत्व जिन पर समान परमाणु क्रमांक होता है, जबकि उनका परमाणु भार भिन्न होता है। नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, पोलोनियम के, नोट में लिखिएगा, पोलोनियम के सर्वाधिक ब्रैकेट में लिखिएगा 27 समस्थानिक हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिख लीजिएगा, ये तीनों। हाइड्रोजन का लिख लीजिए, हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटिरियम। और सेकेंड एग्जाम्पल लिख लीजिएगा इसका, यूरेनियम का, फिर कार्बन का। अच्छा, यूरेनियम के कौन से आइसोटोप्स का प्रयोग एक्सप्लोसिव में किया जाता है? 235 के 38। यूरेनियम का पूछ रहे हैं। अच्छा, किसमें? कैंसर में किसका किया जाता है? कोबाल्ट,
6 ठीक है। और ट्यूमर में आर्सेनिक, चलिए याद है आप लोगों को पूरा, ये तीनों लिख लीजिए। एनीमिया में, एनीमिया में आयरन का यूज करेंगे ना, आयरन का यूज किया जाता है। हो गया इतना। टोटल कितना आइसोटोप्स याद रखना है? 7, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बन 14 का इसको शॉर्ट में लिख लो, पूरा लिखोगे तो समय अधिक लगेगा। क्या लिखोगे? कार्बन 14 डैश देकर के लिखना एज ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। फिर लिखना यूरेनियम 235 डैश देकर के लिखना एज ऑफ रॉक। हिंदी वाले के लिए हिंदी में लिखा रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले लोग ऐसे कर करके लिखिए। हिंदी वाले पहला लिखेंगे समस्थानिकों के प्रयोग, लिखा रहे हैं हिंदी में, आप लिख लीजिए। कार्बन 14, हिंदी वाले लोग लिखेंगे कार्बन 14 डैश दीजिएगा, डैश देकर के लिखिएगा जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए। कार्बन 14 डैश देकर के लिखिएगा जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए। दूसरा लिखिएगा यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 डैश देकर के लिखिएगा चट्टानों की आयु जानने के लिए, चट्टानों की आयु जानने के लिए। तीसरा लिखिएगा आयोडीन 131, आयोडीन 131 डैश दीजिएगा, लिखिएगा घेंघा के उपचार में। आयोडीन 131 डैश दीजिएगा, लिखेंगे घेंघा के उपचार में। चौथा लिखिएगा आयरन 59 Fe59, Fe59 आयरन 59 हो गया। डैश दीजिएगा, लिखिएगा एनीमिया, एनीमिया के उपचार में। अच्छा, एनीमिया क्या होता है? ब्लड की कमी, हेमोग्लोबिन की कमी, हाँ हीमोग्लोबिन की कमी, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? लोहा होता है, आयरन होता है। तो उसको ठीक कैसे करेंगे? आयरन से ही करेंगे। तो आयरन 59 का प्रयोग एनीमिया में किया जाता है। पांचवा लिखिएगा आर्सेनिक 74 AS74, AS74 आर्सेनिक 74 डैश देकर के लिखिएगा ट्यूमर के उपचार में, TUMOUR ट्यूमर के उपचार में। ट्यूमर जो होता है वो कैंसर का ही रूप है, ठीक है।
लेकिन ट्यूमर जो होता है एक सर्टेन टाइम के बाद उसका सेल डिवीजन रुक जाता है, और कैंसर का सेल डिवीजन नहीं रुकता है। कैंसर किसे कहते हैं? अनकंट्रोल सेल डिवीजन ऑफ सेल। किसी कोशिका में जब अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने लगे तो उसे कैंसर कहा जाता है। और ट्यूमर जो होगा वो ब्रेन में बेसिकली होता है, और एक निश्चित समय के बाद उसका सेल डिवीजन रुक जाता है। ठीक है, तो ट्यूमर में किसका उपयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74 का। ठीक है, और कैंसर में किसका करते हैं? कोबाल्ट 60 का। तो नेक्स्ट लिखेंगे कोबाल्ट 60 CO60, कोबाल्ट 60 CO60 डैश दीजिएगा। का प्रयोग कैंसर के इलाज में, कैंसर के इलाज में। और लास्ट लिखिएगा सातवां में लिखिएगा सोडियम 24 Na24। इसमें लिखिएगा रक्त का थक्का बनाने के लिए, रक्त का थक्का बनाने के लिए। ब्लड क्लॉटिंग की समस्या जब आती है तो उसमें पेशेंट को किसका इंजेक्शन देते हैं? सोडियम का दिया जाता है ताकि ब्लड क्लॉट करें। ये सब 7 आइसोटोप से है, रट जाना है, सबका जरूरत पड़ेगा एग्जाम में। अगला लिखिएगा आइसोबार्स समभारिक, आइसोबार समभारिक, समभारिक आइसोबार, आइसोबार आइसोबार हो गया। अब देखिए आइसोबार क्या है, बढ़िया से समझिएगा। आइसो का मतलब क्या होगा? समान, और भार का मतलब क्या होगा? मास। आइसोटोप्स में क्या था? समान क्या था? एटॉमिक नंबर। और यहां क्या समान होगा? एटॉमिक मास। तो इसको क्या कहते हैं? समभारिक, मास इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखा है? द एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब जैसे आपका कार्बन, तो कार्बन का भी हम लोग 2 आइसोटोप्स पढ़े, कार्बन 12 और कार्बन 14। तो कार्बन 6 और 14 और नाइट्रोजन 7 और 14, दोनों का क्या है? एटॉमिक मास जो है वो बराबर है। तो क्या कहेंगे? कार्बन एंड नाइट्रोजन बोथ आर आइसोबार्स। आर्सेनियम और कैल्शियम, तो सॉरी आर्गन और कैल्शियम, तो कितना है? 18 और 40। इसका कितना है? 20 और 40। तो दोनों का मास क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें डैश दे करके, वैसे तत्व जिनका परमाणु भार समान हो, जबकि परमाणु क्रमांक भिन्न हो, परमाणु क्रमांक भिन्न हो गया। एग्जाम्पल लिख लीजिए दोनों। अब जैसे एग्जाम्पल दिखेगा पता चल जाएगा कि क्या है, कौन सा। टेस्ट में सब इससे क्वेश्चन रहेगा, सारे पॉइंट्स से, चाहे मंडे को हो या आज हो जाए टेस्ट। अगर पहले खत्म हो गया तो आज ही होगा। ऐसे खत्म होने की संभावना 0.1% है। कल वाला क्वेश्चन यूट्यूब पर क्यों नहीं किया आप? यूट्यूब पर नहीं किए थे ना? किए थे। अच्छा, इसमें होगा तो लास्ट में करा देंगे। फिर खड़ा हो गया आप लोग, बुरा लगेगा। ये तो बात है कि एमसीक्यू जितना करिएगा प्रीलिम्स के नजदीक जाइएगा, एमसीक्यू से भागिएगा वो आपसे उतना दूर भागेगा। इसलिए एमसीक्यू जरूरी है। सुबह में सो करके जगो ना तो चाय पीने से पहले 150 क्वेश्चन बना लो। सेट एकदम तकिया के नीचे रखा करिए, एकदम उठते पहले सेट दिखा, धनाधन मारना शुरू किया, 150 क्वेश्चन बनाए बस। हाँ, गणित का सीधा दिमाग में जाता है फॉर्मूला। हाँ, कोई किताब जो आपको मन करे, या सेट प्रैक्टिस के लिए किसी का भी लीजिए, कोई भी किताब खराब थोड़ी ना है, बढ़िया। उसमें उठने के साथ 150 क्वेश्चन, रात में सोने जाइए तो 150 क्वेश्चन, देखिए कैसे दिमाग में प्रवेश कर जाता है सब।
और जो लोग सिलेक्टेड है वो सिलेक्टेड हुए हैं, इसका मतलब पहले से कुछ ठीक ठाक पढ़ा हुआ नॉलेज है आप लोगों का, ये मान करके हम लोग पढ़ा रहे हैं, बाद बाकी तो आप लोग अपने बारे में स्वयं जानते हैं। ठीक है, तो पूरा 150 क्वेश्चन एकदम सुबेरे मारिए, 150 क्वेश्चन शाम में बनाइए, देखिए सब याद हो जाएगा। एकदम प्रीलिम्स में जाइएगा, 2 घंटे का पेपर है, 1.5 घंटा में बना करके बैठे रहिएगा कि क्या करें, तो आधा घंटा बचेगा तो जुगाली करिएगा बैठ के। ठीक है, आधा घंटा आराम से बच जाएगा, बोर होइएगा आधा घंटा बैठ के, अगर पहले से पढ़ करके गए रहिएगा तो बगल वाला को फिर फ्रस्ट्रेट करिएगा। ठीक है, बगल में जो पेपर दे रहा है उसको फ्रस्ट्रेट करिएगा, सूझ जाइएगा, कभी उठ जाइएगा, कभी बेंच लाइएगा, कभी पानी पीजिएगा, खुराफात करते रहिएगा, वो फ्रस्ट्रेट रहेगा कि कर क्या रहा है। तो पहले से पढ़ करके जाइएगा, जब क्वेश्चन पूरा बना के जाइएगा ना तो जीएस 1 घंटा में बना के बैठ जाइएगा। जो आ रहा है क्वेश्चन जीएस में तो यही है ना, जो आ रहा है वो आ रहा है ना, उसमें तो कुछ दिमाग लगाना नहीं, एनालिसिस तो करना नहीं है, टिक मारते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, बहुत आसान होता है। मेंस में ना लिखने वाला झमेला है, लिखिएगा तो उसमें टाइम जाएगा, लेकिन पीटी में ऐसा कुछ नहीं है। मेंस में तभी आप लोग को क्वेश्चन देख के ही पसीना आता होगा। हाँ, ऐसे ही फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे। तो मास्क लगा, ठीक है, तो क्वेश्चन खूब लगाइए, एमसीक्यू बहुत जरूरी है, और कॉन्फिडेंस में रह करके एमसीक्यू डेली बनाइए। कॉन्फिडेंस में रहिएगा तो ठीक रहेगा, कॉन्फिडेंस उसी से ना आएगा, क्वेश्चन बनाइएगा उससे आएगा। थ्योरी पढ़ने से ये कथा कहानी अब कहना तो नहीं चाहिए, पढ़ा रहे हैं तो अब कह देंगे तो पढ़ोगे नहीं आप लोग, बहुत लाभ नहीं मिलने वाला है। ये सब प्रश्न यदि आप थ्योरी से सीखिए, क्वेश्चन से सीखिए तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। जैसे हम लोग पढ़ते थे तो टारगेट बैच में जब जाइएगा आईआईटी का तैयारी करने या मेडिकल में, तो टारगेट बैच में कैसे पढ़ाया जाता है, 100 क्वेश्चन लेकर के आया, मान लो इस चैप्टर का कितना क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर इंक्लूड है। अब जैसे एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बताया, उससे संबंधित जो थ्योरी है बोल दिया, तो सीधा सीधा कहाँ दिमाग में आ गया। तो पढ़ाई करने का ओरिजिनल तरीका यही है, पहले एमसीक्यू उठाइए, वो एमसीक्यू फंसा, उससे रिलेटेड थ्योरी देख लिया, सेकेंड एमसीक्यू उठाए, उससे रिलेटेड थ्योरी देख लिया, उसमें चैप्टर में बस पूरा कवर हो जाना चाहिए उस क्वेश्चन से आपका चैप्टर। ठीक है, तो ऐसे तैयारी किया जाता है। तो एमसीक्यू आप बनाइएगा तो उससे यही लाभ मिलेगा, और नहीं बनाइएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि आप तैयारी कर क्या रहे हैं। एग्जाम के दिन तक कंफ्यूज रहिएगा कि तैयारी कमजोर है, समझ रहे हैं ना, तैयारी कमजोर है, एग्जाम के दिन तक परेशान रहिएगा। तो प्रत्येक दिन एमसीक्यू बनाना जरूरी है। सोना कितना देर है, उठना कितना देर है, कल सर बता ही दिए थे। कंफर्ट जोन से मन नहीं करता है निकलने का, निकलना पड़ता है। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है कंफर्ट जोन से निकलना, आसान नहीं होता है, निकलना बहुत चैलेंजिंग है उस कंफर्ट जोन से। कंफर्ट जोन से निकलना बहुत टेढ़ी खीर है, मन को समझाना बहुत टेढ़ी खीर है। कहानी तो आप लोगों को सुनाई थे बीरबल बकरी का, जब तक मारोगे नहीं बकरी के मुंह पर डंडा तब तक काम चलेगा नहीं। तो मन को परेशान करिएगा तभी काम चलेगा, है ना। वो तो चाहेगा कि सुतल रहे, गर्मी में आराम से पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, सोए रहे हैं, उसको परेशान करना। टाइम एकदम है नहीं हाथ में आपके, 4 महीना का समय है मोटा मोटी, प्रीलिम्स आ जाएगा, फिर प्रीलिम्स अगर गड़बड़ाया तो 1 साल। यही आप सोचो, जो स्टूडेंट इसमें बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, मान लो 10 लाख स्टूडेंट यूपीएससी का प्रीलिम्स दिए हैं, कितने का सिलेक्शन होगा मेंस के लिए, 6 लाख के आसपास का, 5 लाख के आसपास का होगा, 5 लाख, 4.5-5 लाख होगा मेंस, 4.5 लाख का मेंस हुआ। अब मेंस जो क्वालिफाई करेगा तो इंटरव्यू कॉल कितने का होगा, 1-1.5 लाख के आसपास का होगा, उससे भी कम ही होगा। ठीक है, उतना इंटरव्यू कॉल हुआ, उसमें से फाइनल सिलेक्शन कितना, 1.5 लाख नहीं, उसमें हो जाएगा आपका 40,000 के आसपास आएगा। कितना होता है, क्या परसेंट होता है एग्जैक्ट, 15% के आसपास रहता है। ठीक है, तो उतना का मिला, किस चीज़ के लिए, इंटरव्यू के लिए मिला। उसमें से सिलेक्ट कितना होगा, तो मैक्सिमम कितना सीट रहता है, 750-800 सीट रहता है, खूब रहता है तो 1000 सीट रहेगा, तो 1000 के आसपास सीट उसमें सिलेक्शन हुआ। बाद बाकी जो भी स्टूडेंट था जो इंटरव्यू कॉल में आया था उसका क्या होगा, फिर तैयारी कहाँ से शुरू करेगा, 0 से, फिर पीटी में आई है, और कई को फिर पीटी फेल भी करता है। तो थोड़ा सा भी, अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनको हम लोग जानते हैं यूपीएससी का मेंस इंटरव्यू दे करके आए हैं, रिजल्ट आना है, कब आना है रिजल्ट, इसी मंथ में आना है ना, फाइनल रिजल्ट जो है मेरिट इसी मंथ में आना है,
अभी से फिर वो लोग पीटी के तैयारी में लगे हुए हैं। यूपीएससी का पीटी भी है, कब है? 20 को, 28 को पीटी है यूपीएससी का। वो इंटरव्यू दिए हुए हैं, फिर पीटी में लग गए कि नहीं हुआ अगर मेरिट तो फिर पीटी का तैयारी करना है। यहाँ से फिर से रेस क्या होगा, शुरू होगा। तो सोचिए मोटिवेशन का कितना ज़रूरत है यहाँ, तब जा करके वो चेयर मिलता है। आईएएस का जो कुर्सी होता है, इतना मेहनत के बाद हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लगे रहना है, सालों भर लगे रहना है, थोड़ा भी निगेटिव में नहीं जाना है। मेरिट नहीं बना, इंटरव्यू में जा करके फेल हुए, फिर पीटी पर आप आ गए, अब 0। सांप सीढ़ी का खेल है, सांप सीढ़ी खेला, 99 पर जाके काटा तो पहुंचा दिया कहाँ, 2 नंबर पर। अब फिर यहाँ से चढ़ना शुरू करिए। तो सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटी अब आईआईटी मेडिकल में क्या, एक एग्ज़ाम पास किए, पहुँच गए मेडिकल कॉलेज में, आईआईटी कॉलेज में। यहाँ पर 3 एग्ज़ाम और तीनों में कहीं से भी आप हट सकते हैं। नहीं सर, मेंस आप खूब बढ़िया कर लिए तब तो इंटरव्यू में आ ही जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेंस में अगर आप ये हैं और इंटरव्यू भी गड़बड़ हुआ, भगा देगा सब वहाँ से, मेरिट नहीं बनेगा। साइड से बहुत झमेला है, इसलिए हाई मोटिवेशन के साथ बड़ा लंबा मैराथन है। तो एमसीक्यू डेली बनाइए, वो बहुत आपका कारगर सिद्ध होगा। खूब एमसीक्यू लगाइए, जितना एमसीक्यू बनाइएगा याद हो जाएगा, क्वेश्चन ही याद हो जाता है। मानो हम लोग का ब्रेन जो है ना, जैसे काम करता है, बार बार जो चीज़ आंखों के सामने से निकलेगा ना, वो याद हो जाएगा। और इंटरेस्ट के साथ अगर उस काम को करेगा तो और जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, अब आँख बंद करो, सबसे फेवरेट सिनेमा का याद करो, एक बार देखे हो लेकिन 3 घंटा का सिनेमा आँख के सामने से निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट था उस समय, मज़ा आ रहा था। वही मज़ा आने लगेगा यहाँ पर, तो पढ़िएगा वो याद होते जाएगा, एकदम साथ ही साथ चलेगा। ठीक है, चलिए आइए इसमें आइसोन्यूट्रॉनिक, ये हो गया था, नहीं हुआ था। आइसोन्यूट्रॉनिक लिख लीजिए, आइसोन्यूट्रॉनिक, इसमें डैश देकर के लिखिएगा, वैसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। वैसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। एग्जाम्पल में लिखिएगा, इसको आइसोन्यूट्रॉनिक भी बोला जाता है या आइसोटोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों कहा जाता है, आइसोन्यूट्रॉनिक या आइसोटोन। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, 3 एग्जाम्पल है। पहला कार्बन ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन हीलियम, तीसरा फॉस्फोरस सल्फर। सब पर न्यूट्रॉन एक बराबर है ना, देख लीजिएगा। हाइड्रोजन का केवल ट्राइटियम और हीलियम बराबर है, आइसोन्यूट्रॉनिक है, आइसोटोन्स है। हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्या है, ऑर्बिट या सेल। हिंदी में इसको कहा जाता है कक्षा, ऑर्बिट या सेल। तो ऑर्बिट और सेल जो है, इसके बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया? नील्स बोर ने। कौन से थ्योरी में बताया? बोर्स बोरी मॉडल। ठीक है, बोर्स बोरी मॉडल में नील्स बोर ने बताया किस चीज के बारे में? ऑर्बिट या सेल के बारे में, कक्षा के बारे में बताया। और उसको उन्होंने डिनोट किस चीज से किया? KLMN से। तो इसमें लिखिएगा, हिंदी वाले लोग लिखिएगा, कक्षा ब्रैकेट में लिखिएगा ऑर्बिट या सेल, ऑर्बिट ORBIT, ऑर्बिट या सेल SHELL, सेल ब्रैकेट बंद, की जानकारी नील्स बोर ने दिया, नील्स बोर ने दिया
जिसे जिसे KLMN से दर्शाते हैं, जिसे KLMN से दर्शाते हैं। के जो है पहली कक्षा होती है ना, L दूसरा। न्यूक्लियस से सबसे नजदीक कौन? अगर क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रॉन पर मैक्सिमम एनर्जी किस ऑर्बिट में रहेगा? K पर रहेगा। और सबसे कम एनर्जी N पर रहेगा, यानी न्यूक्लियस से जितना दूर उतना कम ऊर्जा, न्यूक्लियस के जितना पास उतना अधिक ऊर्जा। ठीक है। उसके बाद है देखिए, नील्स बोर के अनुसार क्या था? अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एवरी ऑर्बिट इज ऑन द बेसिस ऑफ 2n स्क्वायर। ठीक है, तो नील्स बोर का ये लिख लीजिए, एक फॉर्मूला था E बराबर 2n स्क्वायर। यहां पर E इलेक्ट्रॉन की संख्या है, n नंबर ऑफ ऑर्बिट है। ये वाला अच्छा छूटा हुआ है। हो गया, ये वाला लिख लिए, लिख लीजिए। हिंदी वाले लोग लिख लेंगे। नील्स बोर के अनुसार, नील्स बोर के अनुसार प्रत्येक कक्षों में, प्रत्येक कक्षों में, प्रत्येक कक्षों में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये वाला लिख लीजिएगा, E बराबर 2n स्क्वायर। प्रत्येक कक्षों में इलेक्ट्रॉन की संख्या E बराबर 2n स्क्वायर। हो गया। अब बताओ 2n स्क्वायर के आधार पर K पर कितना इलेक्ट्रॉन? L पर कितना होगा? 8, M पर 18, N पर 32, 2 8 18 32, ये लिख लीजिएगा याद रखने के लिए। और एनर्जी लेवल बता रहा है ये, एनर्जी लेवल यहां पर क्या होगा? मिनिमम और मैक्सिमम 1 पर। हो गया।
के जो है उसका नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो जाएगी। एल पर कितना 8, एम पर 18, एन पर 32, कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है क्या, सब ऑर्बिट या सब सेल। तो सब ऑर्बिट और सब सेल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उपकक्षा। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, उपकक्षा। तो जो उपकक्षा होती है वह किसकी होती है, तो कक्षा की ही होती है। ऑर्बिट्स का क्या होता है, सब ऑर्बिट्स होता है। और कल हमने इसका जिक्र किया था, सब ऑर्बिट के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया, सोमरफेल्ड ने बताया। और इसे डिनोट किससे किया जाता है, SPDF। S किसका सब ऑर्बिट है, K का। P किसका क्या है, L, और इसका M, इसका N। ठीक है, तो हर ऑर्बिट का अपना क्या है, सब ऑर्बिट। और इस पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, K L M N पर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी, इस पर तो 2n² के आधार पर था K L M N पर, इस पर 4 इंक्रीज होते रहेगा। जैसे अगर पूछे आप पर S पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना, तो क्या कहोगे 2। P पर कितना हो जाएगा, 4 बढ़ेगा तो 6। D पर कितना हो जाएगा 10। F पर कितना हो जाएगा 14। तो इस पर 2, 6, 10 और 14, इसी के आधार पर किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है, जिसको अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसको पहले लिखिएगा, उपकक्षा लिख के डैश दे करके लिखिएगा, उपकक्षा, और उसमें डैश दे करके लिखिएगा प्रत्येक कक्षा की एक उपकक्षा होती है, एक उपकक्षा होती है जिसकी जानकारी सोमरफेल्ड, SOMMERFELD, सोमरफेल्ड ने दी। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसे SPDF से दर्शाते हैं, इसे SPDF से दर्शाते हैं। ये वाला लिख लीजिएगा, S पर इलेक्ट्रॉन 2, P पर 6, D पर 10, F पर 14। लिख लिए, याद भी हो गया, वेरी गुड। ये वाला वही चीज है, सेम। ठीक है, इधर ऑर्बिट पर है, उधर सब ऑर्बिट पर है। अब आइए ऑफ बाउ लॉ। ऑफ बाउ लॉ क्या है, इसको पहले समझ लीजिए। देखिए, ऑफ बाउ लॉ ये कहता है, ऑफ बाउ जो है ना, ये शब्द कहाँ का है, यहाँ यू होगा। ठीक है, कहाँ का शब्द है, जर्मनी का। कहाँ का है, जर्मनी का। और इसका मतलब होता है निर्माण करना। क्या होता है, निर्माण करना, रचना करना। ठीक है, जैसे जर्मन में आप जाओगे, या फिर आपने घर से ईंट से घर बनते देखा होगा, तो क्या करा जाता है, ईंट को सजा सजा करके रखा जाता है। एक ईंट यहाँ पर रख के दूसरा ईंट उसके नीचे, फिर ऐसे कर करके बनाया जाता है, या फिर एक ईंट ऊपर एक ईंट ऊपर तिरछा करके। तो ये जो अरेंजमेंट का प्रोसेस है, जिससे ईंट को अरेंज करा जाता है, जर्मन के लोग उसी को बोलते थे क्या, ऑफ बाउ। ऑफ बाउ को कोई वैज्ञानिक वगैरह नहीं थे, वहां पर ईंट से घर बनाने का जो टेक्निक था, तरीका था, उसी को ऑफ बाउ कहा जाता था। तो बेसिकली ऑफ बाउ इज अ जर्मन वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है, बिल्ड करना या रचना करना, निर्माण करना। और इसी ऑफ बाउ नियम के आधार पर हम लोग किसी भी एलिमेंट का क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको विद्युत विन्यास कहा जाता है, विद्युत विन्यास कहा जाता है, वो निकाला जाता है। अब इसमें देखिए, आपके पास टोटल ऑर्बिट्स कितने हैं, 4। S है, P है, D है और F है। तो S ऑर्बिट पर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, 2। P पर कितना, 6 ना, P पर 6, D पर 10 और F पर 14, ये मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जब आप तीसरा पढ़िएगा, ये एक्सेप्शन में है। ठीक है,
ये दो एक्सेप्शन है, किसमें किसमें, डी ऑर्बिट में और एफ में। डी ऑर्बिट में क्या कह रहा है, कई बार ऐसी स्थिति आती है कि डी ऑर्बिट में 4 ही इलेक्ट्रॉन बचता है या 9 इलेक्ट्रॉन बचता है। कई बार ऐसी स्थिति आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि डी ऑर्बिट में आपको रखने के लिए 4 या 9 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो यदि डी में 4 या 9 इलेक्ट्रॉन रह जाए तो वो ऑक्टेव पूरा नहीं होता है, जिस कारण से स्टेबिलिटी एटम के अंदर नहीं आती है। तो एटम को स्टेबल करने के लिए क्या काम किया जाता है, एस सब ऑर्बिट जो है वो डी को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। जैसे एस पर कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, 2, डी पर कई बार ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 9 या 4, तो उसके पहले जो एस आता है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसे दे देगा, डी को, और डी पर कितना इलेक्ट्रॉन कर देगा, 10 कर देगा या फिर कितना कर देगा, 5 कर देगा, 10 कर देगा या कितना कर देगा, 5 कर देगा। और जैसे ही 10 या 5 करेगा वो स्टेबल हो जाएगा। कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि एफ जो ऑर्बिट है इस पर कितना इलेक्ट्रॉन बचता है, 6 या 13। यदि एफ पर कभी भी 6 या 13 इलेक्ट्रॉन बचे तो फिर उसकी सहायता कौन करता है, एस सब ऑर्बिट करता है और अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे करके कितना इलेक्ट्रॉन कर देता है, इस पर 7 कर देता है या 14 कर देता है। यहां 1 नहीं होगा, यहां 7 होगा। कितना इलेक्ट्रॉन कर देगा, 7 कर देगा या 14 कर देगा। आई बात समझ में, स्टेबिलिटी पूरा करने के लिए। तो ये दो एक्सेप्शन है, अभी क्वेश्चन बनवाएंगे इन दोनों से तो समझ में आ जाएगा। क्लियर है। तो इंग्लिश वाले लोग इसको लिखिए, हिंदी वाले को बोल के लिखा देते हैं। हिंदी वाले लोग लिखिएगा ऑफ बाउ, हिंदी वाले लोग लिखेंगे ऑफ बाउ एक जर्मन शब्द है। ऑफ बाउ एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब निर्माण करना है, जिसका मतलब निर्माण करना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, किसी तत्व का विद्युत विन्यास, ब्रैकेट में लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगुरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगुरेशन, ब्रैकेट बंद, निकालने के लिए ऑफ बाउ नियम का प्रयोग करते हैं। ऑफ बाउ नियम का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, यदि उपकक्षा डी में 4 या 9 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 4 या 9 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो एस उपकक्षा अपना 1 इलेक्ट्रॉन देकर डी में 5 या 10 इलेक्ट्रॉन पूरा कर देती है। 5 या 10 इलेक्ट्रॉन पूरा कर देती है, जिससे परमाणु स्टेबल को क्या कहेंगे, स्थिर, परमाणु स्टेबल हो जाए। लास्ट पॉइंट लिखिएगा, यदि उपकक्षा एफ में छह या 13 इलेक्ट्रॉन रहे, 6 या 13 इलेक्ट्रॉन रहे तो एस उपकक्षा उसे 1 इलेक्ट्रॉन देकर
यदि F उपकक्षा में 6 या 13 इलेक्ट्रॉन रहे तो S उपकक्षा अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर वहां 7 या 14 इलेक्ट्रॉन पूरे कर देती है। हो गया। इसको लिख लीजिए सब लोग। क्या किसमें? ये वाला टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन ऑफ एलिमेंट कॉल्ड ऑफ बाउ लॉ है। यही नहीं लिख लिया आप लोग? ऑफ बाउ लॉ है, ऑफ बाउ लॉ। उनका इतना बड़ा क्या हो गया? ऑफ बाउ लॉ हो गया। चलो अब देखो फटाफट इसको। यही है ऑफ बाउ लॉ। ठीक है, ईंट पर ईंट सजा दिया गया है ना, जैसे बना हुआ है एकदम डिट्टो वैसे ही बनाइएगा, एकदम जैसे बना हुआ, एक एक छोड़ करके। जैसे पहला s ऑर्बिट है, अब ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भरता है। एग्जांपल सभी हम लोग देखेंगे तो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, फिर एक छोड़ के 1s के सामने 2p मत लिखिएगा, p किस पर आएगा? 2s के सामने। फिर यहाँ पर 3d आएगा और फिर 4f आएगा, एक एक छोड़ करके। और जैसे एरो है एकदम वैसे ही एरो आना चाहिए। अब जैसे कैल्शियम 20 की अगर हम बात करेंगे तो इसी पर ना बनेगा।
सेम लिखे हैं ना। अब चलिए इसमें से कुछ बनाइए, बताइए, आप प्रयास करिए तो बनाने का। Cl17 का, क्लोरीन 17, बोर्ड पर देखिएगा मत, देख लोगे तो बना ही लोगे। क्लोरीन 17 का बनाइए, Cl17, क्लोरीन 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए। हाँ, एक बता दें, चलिए समझिएगा। देखिए आप अपना ऑफ बाउ वाला देखिएगा जो आपने लिखा है कॉपी में, ठीक है। कहाँ देखिएगा, कॉपी में जो आपने ऑफ बाउ लिखा है ना वो आपके सामने रहना चाहिए, अभी फिलहाल प्रैक्टिस करने के लिए, बाद में दिक्कत नहीं होगा। किसका बोले थे? क्लोरीन का हमने कहा था। देखो तो क्लोरीन, देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है ना। ये ज़्यादा अच्छे से उसको समझ में आएगा जो गांव में रहा होगा। गांव में जो लोग रहा होगा वो लोग शादी ब्याह में गए हैं, शादी ब्याह में पात में बैठ के खाए हैं। पात में बैठ के खाना समझते हैं ना, पंगत बैठता है उसमें। तो जो पत्तल चलाता है वो क्या करता है, एकदम पत्तल हेलीकॉप्टर के स्पीड में फेंकता है। 20 लोग भी बैठा हुआ तो 1 मिनट में पत्तल फेंकते हुए वहां लास्ट तक पहुंच जाएगा। तो क्लोरीन पर कंप्लीट एटम कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है? 17। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑफ बाउ नियम में जितना इलेक्ट्रॉन का आपने लिखा है वो सब पत्तल है, ठीक है। तो पहले आदमी बैठा हुआ है, पहले अब क्या फेंकना है? पत्तल उसके आगे फेंकना है। तो पत्तल बिछाने का तरीका क्या है? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरा है एरो के अनुसार पत्तल बिछाओगे। तो बताओ पहला पत्तल क्या है? 1s है। दूसरा पत्तल बताओ 2s। तीसरा पत्तल बताओ, हाँ 2p। तीसरा पत्तल 3s। चौथा पत्तल, पांचवा पत्तल 4s। छठा पत्तल 3p। चलिए, तो ये आपने क्या किया? पत्तल बिछा दिया। तो पहले क्या चलता है? पत्तल। पत्तल के बाद क्या गिरेगा? पूड़ी, ठीक है। तो पूड़ी जो देता है वो क्या देख करके देता है कि बच्चा बैठा है, बूढ़ा बैठा है, युवक बैठा है, युवती बैठी है। बच्चा बैठा है तो देगा 2 पूड़ी, 3 पूड़ी देगा तो बच्चा का पेट भड़क जाएगा। जान रहा है कि कितना वो पचा सकता है। तो एस का औकात कै गो पूड़ी पचाने का है? 2। तो इसको कितना देंगे? 2 पूड़ी देंगे। फिर एस आ गया तो कै गो पूड़ी खा सकता है? मैक्सिमम 2 गो खाएगा। पी कै गो पूड़ी खा सकता है? 6। तो इसको कै गो पूड़ी दे देंगे? 6 पूड़ी। यहाँ पर एस है, कै गो पूड़ी खा सकता है? 2। पी पर कै गो पूड़ी जाएगा? तो पी पर मैक्सिमम पूड़ी कितना रह सकता है? 6। तो अब देखिए 2 और 2 कितना हुआ? 6, 10, 10 2 12। तो 12 गो पूड़ी खत्म हो गया है। बच क्या गो रहा है पूड़ी? ये खा सकता है 6 गो, लेकिन पूड़ी आपके पास बचा कितना है? 5। तो 5 को खिला के इसको भगा देंगे, भाग भाईवा। तो ये क्या बन गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया। किसका? क्लोरीन 17 का। बस यही तो है। तो पूरी प्लेट याद रखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, किसी का भी रहे, ठीक है। अब एक खुद से बनाइएगा। देखिए बोर्ड पर देख के बनाइए मत। अब क्लोरीन देख लीजिए, क्लोरीन 17 है, अपना देखिए चार्ट और उसके बाद बनाइए, तब सब सीख पाइएगा। बोर्ड पर देख के बनाइएगा, नहीं सीखिएगा, कभी नहीं सीखिएगा। हाँ, जिंक 30 का बनाइए। Zn 30। बन गया जिंक 30 का। लास्ट में क्या आया है? 3D10 है, ठीक है। धीरे धीरे याद हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। जितना है ना उसमें 1s 2s 2p 3 याद हो जाएगा। 20-25 को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लीजिएगा, याद हो जाएगा। आप लोग समझ में आ रहा है ना? कंफर्म?
नहीं आ रहा है तो बताना है कि नहीं आ रहा है, तो बताना चाहिए ना कि जहाँ पर दिक्कत लगे एकदम बताइएगा, या क्लास के बाद पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्लास के बाद जहाँ रहे जो छूटा, किसी का कॉपी लेकर के फोटो खींच लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा, फिर पूछ लीजिएगा। हाँ बताइए एक बार और। चलिए एक हम लोग नॉर्मल देखते हैं किसका, कैल्शियम 20 का, ठीक है। कैल्शियम कितना है, 20 है, ठीक है। तो पहले केवल आप बोलिएगा, ठीक है। अपना देखिए ऑफ बाउ लॉ जो आपने लिखा है, पहला पत्तल क्या है बोलिएगा केवल आप, 1s, दूसरा पत्तल 2s, तीसरा पत्तल 2, तीसरा पत्तल 3s, अगला पत्तल 3p, उसके बाद 4, उसके बाद 3d। अब देखते हैं इतना पर हो जाता है कि नहीं, नहीं होगा तो आगे और पत्तल बिछाएंगे। 1s पर कितना इलेक्ट्रॉन, फिर s पर, p पर, s पर, p पर, s पर, d पर, हो गया है। 6 4 10 2 12, 12 6 18, 2 इसका जरूरत नहीं है, तो क्या होगा 4s 2। समझ गए, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। एक और बनाइएगा आप, तब हमको पता चलेगा कि समझ में आया। CR24 बनाइए, ये सही आप बना दीजिएगा तो मान जाएंगे सही है। CR24, CR24, विशाल राज जो एक बैक गया इसका क्या, बिना चार्ट बनाए भी बन जाएगा। आप 10-12 को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर बन जाएगा विशाल जी, परेशान नहीं होना है। कुछ प्रैक्टिस करिएगा ना, अभी दिक्कत इसलिए हो रही होगी कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया, प्रैक्टिस करिएगा हो जाएगा। हाँ बोलिए। एक्सेप्शन वाला है 3D और 4s 1, ठीक है। चलिए देखिए यही आया है ना, पहले सबको बना लेने दीजिए फिर देखिएगा, पहले सब लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। बनाओ बनाओ देख के, उसको देख के बनाओ। आपका नहीं बन रहा है, चलिए देखिए क्रोमियम 24 का। हाँ देखिए क्रोमियम 24, पहले क्या बिछाना है, पत्तल बिछाओ। कौन कौन सा पत्तल, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ठीक है। ये पत्तल बिछ गया, पूरी फेंको एकदम दनादन। s पर कहेगो, s पर, p पर, s पर, p पर, s पर, हाँ 2 ना, क्यों 1, क्योंकि d पर कितना इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, 4 नहीं रहेगा, कितना रहेगा 5, तो s अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है इसलिए, ठीक है। और वही है आपका ये भी Cu29, सेम है ना, तो ये भी बना लीजिए, याद हो जाएगा। 2 एक्सेप्शन याद रखना है, Cu29। बोर्ड पर देख करके नहीं, अपना अपना बनाइएगा। हो गया, यही आया है ना 4s1 3d10। वही ध्यान रखना है, 2 में केवल अपवाद है। एक बनाइए तो सिलिकॉन 14,
हो गया। एक और बताइए, टाइटेनियम 22, हो गया। एक और बनाइए, फास्फोरस 15, फास्फोरस 15, हाँ चलो सेम है, इसको देख लो फटाफट। इसका बताइए क्या होगा, 1s2 2s 2p 3s 1 होगा। पी पर भी जाएगा, 6 4 10 2 12, और ये यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका बताइए, टाइटेनियम 22, 1s 2s 2p 6 3s 2 हो जाएगा, 3p 6 4s और 3d। फास्फोरस 15 का ठीक है, ऐसे ही बना लेना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है, एक्सेप्शन वाला वन टाइम रिपीट। एक्सेप्शन में कहाँ दिक्कत है, देखिए एक्सेप्शन वाला यही है विशाल कुमार, क्रोमियम और कॉपर। तो लास्ट में देखिए s पर इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, मैक्सिमम 2 रह सकता है, लेकिन यहां पर d पर 4 नहीं रहेगा। तो s अपना एक इलेक्ट्रॉन d को देके 5 कर दिया और स्टेबल बना दिया है। वैसे ही कॉपर पर भी है, यहां पर आपका 9 इलेक्ट्रॉन आ रहा था, यदि आप यहां s पर 2 देंगे तो यहां कितना आएगा, 9। तो 9 आएगा तो स्टेबल, तो ये क्या करेगा, s अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा और इसे 10 कर देगा, खुद 1 हो जाएगा। ये तो है। देखिए इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आता नहीं है, न्यूमेरिकल्स टाइप का, लेकिन जानना चाहिए। ठीक है, एग्जाम के लिए ये आपके नहीं है, पहले हम स्पष्ट बता दे रहे हैं, अभी तक नहीं आया है, आगे का नहीं पता, आगे यदि आ जाए तो। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें किसका परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है, कैल्शियम का, कि बताइए यहाँ कैल्शियम का क्या परसेंटेज होगा। यहाँ इस कैल्शियम का परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है। तो कैल्शियम का परसेंटेज आप कैसे परसेंटेज निकालते हैं, सभी को पता है, मैथ में क्या किया गया है, कैल्शियम बाई कैल्शियम कार्बोनेट इंटू 100। ठीक है, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40। एटॉमिक नंबर का जरूरत नहीं पड़ेगा, किसका, मास का। तो एटॉमिक मास कितना है, 40। और यहां पर देखिए फिर कैल्शियम है, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 गुणा 3 100 कितना हो जाएगा, 40%। तो एक एग्जाम्पल लिख लीजिए ताकि याद रहेगा। परसेंटेज यदि किसी में भी पूछे तो केवल आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए, आप परसेंटेज निकाल लेंगे। हो गया,
ये है क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर किसका परसेंटेज पूछ रहा है आपसे, कार्बन का, तो यहाँ गलत लिखा गया है, यहाँ हो जाएगा सी, हाँ यहाँ क्या होगा सी, कार्बन का परसेंटेज आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत आसान है, जब ऐसा पूछ देते 100 कर देते, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वही होगा, एटॉमिक मास जो होगा वही होगा। देख लीजिए कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास 12, कैल्शियम का कितना है 40, 12 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16 तिया 48, ठीक है, इंटू 100 12% हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यदि आए तो हल्का सा दिक्कत होने की संभावना है, ये तो आसान सा है। लिख रहे हैं क्या इसको, देखिए ऐसे ही किसका है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। यूरिया क्या है, पहला कार्बनिक पदार्थ था, याद रखना एग्जाम में 2-4 हजार बार पूछा है, हाँ 2-4 हजार बार क्वेश्चन आया, पहला कार्बनिक पदार्थ क्या, यूरिया। तो लिख दिया है ब्रैकेट में फर्स्ट कार्बनिक, फर्स्ट हो गया सुधार, फर्स्ट कार्बनिक मैटर, पहला कार्बनिक पदार्थ। तो NH2CONH2 क्या होता है, यूरिया, ठीक है, NH2CONH2 यूरिया होता है। तो यूरिया में किसका परसेंटेज आपसे पूछ रहा है, नाइट्रोजन का पूछ रहा है। तो यूरिया को किसका, तो जिसका परसेंटेज निकालना है ऊपर रख दिए N2, और नीचे क्या पूरा का पूरा यूरिया हो गया इंटू 100। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा आपका 14 दूना 28, N2 है ना, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 गुणा 2 तो कितना हो गया 28। उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन का कितना होगा, केवल नाइट्रोजन का, तो केवल नाइट्रोजन का हो जाएगा कितना 14, ठीक है। तो यहाँ नाइट्रोजन का केवल 14, हाइड्रोजन का कितना है 2, तो हाइड्रोजन का क्या लिखा है 2, कार्बन का कितना होगा 12, तो 12 हो गया। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14, हाइड्रोजन का कितना है 2, गुणा भाग कर लीजिएगा आ जाएगा 46.6। तो एक थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स, इसको लिख लीजिए। यूरिया में जरूर लिख लीजिएगा फर्स्ट कार्बनिक पदार्थ या फर्स्ट कार्बनिक मैटर। हो गया। तो चलिए इस चैप्टर में इतना ही था, ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ इसमें इतना ही था, बाद बाकी वही सब न्यूमेरिकल्स मिलेगा और कुछ है नहीं, ठीक है। ये इस चैप्टर का नहीं है, इस चैप्टर का नहीं, तो इसका टेस्ट हो जाएगा आपका अगले दिन, ठीक है, तैयार रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब टाइम नहीं, अब टेस्ट दीजिए। हाँ हमको ही जस्ट जाना है ना बगल वाले क्लास में, मेरा ही क्लास है।